तो इस सेशन की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे सिपोलिटी वियर से। सिपोलिटी वियर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग वेंटिलेशन ऑफ वियर के बारे में पढ़ेंगे, ब्रॉड क्रिस्टेड वियर के बारे में पढ़ेंगे, नैरो क्रिस्टेड वियर के बारे में पढ़ेंगे और ऑगी हेड क्रिस्टेड वियर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, उसके बिना आपको समझ में नहीं आने वाला है कि आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक, देखिए तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, सिपोलिटी वियर। ठीक है, जब हम लोग नॉच का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने 4 तरह से क्लासिफिकेशन किया था, और जब हम लोगों ने वियर क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो वहां हम लोगों ने शेप के बिहाफ पे 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया था। और वहां पे हमने बोला था कि जो ट्रेपेजॉइडल वियर होता है, क्या होता है ट्रेपेजॉइडल वियर, उस ट्रेपेजॉइडल वियर को हम क्या बोलते हैं, उस ट्रेपेजॉइडल वियर को हम लोग सिपोलिटी वियर कहते हैं। अब सिपोलिटी वियर की कुछ खासियत होती है जिसकी वजह से इसको यूज किया जाता है। इसका जो एंगल, जो साइड स्लोप होता है ना, साइड स्लोप, ये साइड स्लोप 1:4 का होता है। अगर आपको पता हो तो स्लोप दो तरह के होते हैं किसी भी चरण में, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लोप और एक होता है साइड स्लोप। तो यहाँ जो साइड स्लोप होता है वो 1/4 का होता है। ठीक है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो tan θ/2 होती है वो भी कितनी होती है, वो भी 1/4 होती है। अब इस एडिशनल स्लोप की वजह से होता क्या है, इस एडिशनल स्लोप की वजह से डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है। खास तौर पे इस वियर का यूज कहाँ करते हैं, खास तौर पे इस वियर का यूज हम वहां पे करते हैं जहां हमारा एंड कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम आती है। अगर कल का लेक्चर आपने देखा होगा तो आप, हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें मैंने आपको सप्रेस वियर और नॉन सप्रेस वियर के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि जब आपकी जो चैनल की विड्थ होती है वो और हमारे जो वियर की लंबाई है वो, अगर वो दोनों बराबर हो जाती हैं तो वहां पे एंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, और ऐसे वियर को हम सप्रेस वियर कहते हैं। लेकिन अगर हमारे चैनल की लंबाई ज्यादा है और हमारा लेंथ ऑफ वियर कम है तो वहां पे एंड कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, और एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो डिस्चार्ज होता है वो घट जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम सिपोलिटी वियर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एडिशनल स्लाइड स्लोप की वजह से जो डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि एक तरह से ये जो एडिशनल साइड स्लोप है 1/4 का, ये आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करता है कि कोई बात नहीं, एंड कॉन्ट्रैक्शन होकर डिस्चार्ज घट रहा है, सिपोलिटी वियर बना दो, ये डिस्चार्ज को इंक्रीज कर देगा। और इस केस में अगर मैं सिपोलिटी वियर यूज करूंगा तो उस केस में जो डिस्चार्ज बनेगा, उस डिस्चार्ज का फॉर्मूला वही हो जाएगा जो रेक्टेंगुलर वियर का था, यानी कि 2/3 into CD into L into √2G h to the power 3/2। यानी कि आप यहाँ देख रहे हो कि एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बट लेकिन चूंकि मैंने एंड कॉन्ट्रैक्शन होने के बावजूद भी सिपोलिटी वियर ना दिया है तो ये सिपोलिटी वियर उतना ही डिस्चार्ज देगा जितना एक सप्रेस रेक्टेंगुलर चैनल को देना चाहिए था। और ये इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सिपोलिटी वियर से लगातार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले ये कि इसका शेप कैसा होता है, तो ट्रेपेजॉइडल होता है। इसका साइड स्लोप कैसा होता है, तो 1/4 होता है। किस कंडीशन यूज करते हैं, तो एंड कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन यूज करते हैं। और डिस्चार्ज क्या होता है, तो 2/3 CDL √2G h to the power 3/2 होता है। ठीक है, तो ये होता है सिपोलिटी वियर के बारे में इंफॉर्मेशन। ओके, अब इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। अब ब्रॉड क्रिस्टेड, ब्रॉड नाम से समझ गए होंगे कि इसका जो क्रिस्ट होगा ना वो काफी चौड़ा होगा, इसलिए इसका नाम रखा हमने ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। ठीक, लेकिन पहचान क्या होगी, जैसे अगर मैं आपको डायग्राम समझाऊं, ये चैनल का बेड है। ठीक है, इस तरह से एक चैनल का बेड है, तो इस चैनल के बेड पे जो बियर बने वो काफी चौड़ा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बियर काफी चौड़ा है, तो जब बियर काफी चौड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉड क्रिस्टेड बियर। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि किसी भी बियर को हम ब्रॉड क्रिस्टेड बियर कब कहेंगे। ठीक है, किसी भी बियर को हम ब्रॉड क्रिस्टेड बियर कब कहते हैं, तो उसे कुछ सर्टेन कंडीशन होती है जिन कंडीशन को हम वन बाय वन करके बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि किस तरह से एक ब्रॉड क्रिस्टेड बियर का फॉर्मेशन होता है। ये आपका वाटर है और ये आपका नेपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ब्रॉड क्रिस्टेड वियर की कंडीशन क्या होती है कि जब कभी भी 2L इज ग्रेटर देन H। ठीक है, 2L इज ग्रेटर देन H, तो ऐसे वियर को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड क्रिस्टेड वियर कहते हैं। अब यहाँ पे H क्या है, तो H आपका क्या होता है, 4H डिस्टेंस पर जो वाटर लेवल होता है अबव द क्रिस्ट उसको हम बोलते हैं हेड, यानी कि कैपिटल H। और L क्या होता है, L इज द लेंथ ऑफ वियर। L क्या है हमारा, लेंथ ऑफ वियर है। तो जब कभी भी लेंथ ऑफ वियर का ट्वाइस H से ज्यादा होता है तो ऐसे वियर को हम ब्रॉड क्रिस्टेड वियर कहते हैं। ब्रॉड क्रिस्टेड वियर के केस में जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है CD into L into √2G into H
अंडर रूट में h माइनस एच, जहां पे h क्या हो रहा है आपको लिक्विड अबाउट द क्रिस्ट, देखिए अब ये h दिख रहा होगा और यहाँ पे क्रिस्ट के ऊपर जो वाटर लेवल होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल h। ठीक है, आप देखते होंगे और आप जानते भी होंगे कि आप स्ट्रीम साइड में 4h दूरी से आगे अगर बढ़ जाओगे तो वहां पे आपको वाटर लेवल फेयरली कांस्टेंट देखने को मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप वियर की तरफ आते हो वैसे वैसे ड्रॉ डाउन देखने को मिलता है और वाटर लेवल कम होने लगता है। ठीक है, तो यही हाइट ऑफ लिक्विड जस्ट अबव द क्रिस्ट जो होती है उसी को हम स्मॉल h कहते हैं। ये ड्रॉ डाउन को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है, कैसे कैसे वियर के बाद अब क्या हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो देखने को मिल रहा है और वहां पे डेप्थ ऑफ वाटर जो है वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि डिस्चार्ज ऑफ ब्रॉड क्रिस्टेड वियर क्या होता है, तो ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है कि हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज कब मिलेगी। ठीक है, ब्रॉड क्रिस्टेड वियर में मैक्सिमम डिस्चार्ज कब मिलता है, तो जब मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन की हम बात करते हैं ब्रॉड क्रिस्टेड वियर में, तो वहां हम ये ध्यान रखते हैं कि जो ड्रॉ डाउन है आ रहा है, स्मॉल h आ रहा है, इसकी जो वैल्यू हो वो 2h/3 के बराबर हो। ठीक है, जहां पे h क्या है, h आपका टोटल हेड अबव द क्रिस्ट होता है। ठीक, तो जब मैं इस फॉर्मूले में h की जगह 2h/3 रख दूंगा तो मेरे को जो डिस्चार्ज मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। अब कितना मिलेगा, Q मैक्सिमम बराबर, सॉल्व किया तो ये आपका हो गया 1.705 CD इंटू L इंटू h टू दी पावर 3/2। क्या है, फिर सुनिएगा, बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जब कभी भी 2L इज ग्रेटर देन h तो ऐसे वियर को हम बोलते हैं ब्रॉड क्रिस्टेड वियर। यहाँ पे वियर का क्लासिफिकेशन उसके क्रिस्ट के शेप के आधार पर किया गया है। ठीक है, L यहाँ पे लेंथ ऑफ द वियर है और इस वियर का डिस्चार्ज निकालने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो स्मॉल h, अब चूंकि यहाँ पे क्रिस्ट काफी चौड़ा है तो यहाँ पे आपको ड्रॉडाउन ठीक ठाक देखने को मिलता है, उसको आप विजिबली एनालिसिस भी कर सकते हो, तो उसी पे यहाँ पे एनालिसिस करके फॉर्मूले में इंक्लूड किया है स्मॉल h। अब मैक्सिमम डिस्चार्ज कब मिलेगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज तब मिलेगा जब स्मॉल h की वैल्यू 2h/3 के बराबर होगी, और जब हमने इस डिस्चार्ज वाले फॉर्मूले में h बराबर 2h/3 रखा तो हमको निकल के आ गया मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला, सिंपल एज दिस। ठीक, अब यहीं पे क्या होता है कि यहीं पे आपका बनता है नैरो क्रिस्टेड वियर। ठीक है, इसी का जो नेक्स्ट वर्जन होता है उसको हम बोलते हैं नैरो क्रिस्टेड वियर। तो देखिएगा, अब ये तो क्लियर है, जब 2L इज ग्रेटर देन h था तो आपका क्या था, तो आपका ब्रॉड क्रिस्टेड वियर था, और जब आपका क्या हो जाएगा, जब आपका 2L इज लेस देन h हो जाएगा तो उस समय जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा, जो वियर बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नैरो क्रिस्टेड वियर कहते हैं। नैरो क्रिस्टेड वियर में जो वियर की चौड़ाई होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, और इस समय जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला बनता है, ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला वही होता है जो आपका रेक्टेंगुलर वियर का होना चाहिए, यानी कि 2/3 CD इंटू L इंटू अंडर रूट ऑफ 2G h टू द पावर 3/2, यानी कि नैरो क्रिस्टेड वियर का फॉर्मूला सिमिलरली वही होता है जो रेक्टेंगुलर वियर का होना चाहिए। और इसी से सेम चीज मिलता हुआ आपका बनता है जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, उसको हम बोलते हैं ओगी हेड। ठीक है, आपने ओगी फॉल पढ़ा होगा। ठीक है, इरिगेशन नहीं पढ़ा तो एक बार उसको लेक्चर्स को देख लीजिएगा, मैंने आपको बहुत डिटेल पढ़ा है। ठीक है, तो ओगी क्रिस्टेड वियर क्या होता है। ठीक है, ओगी क्रिस्टेड वियर का मतलब होता है कि एक ऐसा वियर जिसका ऊपर का जो हिस्सा है, जिसका जो हेड का हिस्सा है वो राउंडेड है। ठीक है, एक जस्ट आपको ओवरव्यू बता दे रहा है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये थोड़ा पहाड़ बन गया। ठीक है, थोड़ा राउंडेड होता है। तो ओगी क्रिस्टेड वियर क्या होता है, ओगी क्रिस्टेड वियर एक ऐसा वियर होता है जिसका जो अपर हिस्सा होता है वो कैसा होता है, वो राउंडेड होता है। ठीक है, और उसमें ये जो हाइट, आप भाई चपटा होना चाहिए था ऐसे, लेकिन चपटा में बजाय ये कुछ ऊंचाई तक बढ़ गया। ठीक है, तो ये ऊंचाई कितनी है, तो ये जो हाइट होती है, जितनी ऊंचाई तक ये बढ़ता है वो हाइट होती है आपकी हेड का 0.115h। तो मैं ओगी क्रिस्टेड वियर को कह सकता हूँ कि इसका जो क्रिस्ट होता है वो क्या होता है, वो राउंडेड होता है, राउंडेड क्रिस्ट होता है। और इसमें जो हाइट है, ठीक है, स्मॉल h, ये स्मॉल h ना बोलते हुए मैं कहता हूं कि राउंडेड पोर्शन की जो हाइट होती है वो राउंडेड हाइट कितनी होती है, वो राउंडेड हाइट होती है आपकी 0.115h। ये डेटा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, ये जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन बट स्टिल आपकी जानकारी के लिए बता देना हूं कि जो राउंडेड हाइट होती है ये 0.115h होती है। इससे आपको क्वेश्चन आता है डिस्चार्ज का कि ओगी क्रिस्टेड वियर का डिस्चार्ज क्या होता है, तो इसका भी डिस्चार्ज का फॉर्मूला वही होता है जो रेक्टेंगुलर वियर का होना चाहिए, यानी कि 2/3 CD इंटू L इंटू अंडर रूट ऑफ 2G h टू दी पावर 3/2। इन मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप देखोगे तो वियर के वही फॉर्मूले आ रहे हैं जो जो आपके रेक्टेंगुलर क्रिस्टेड वियर के होते हैं, बस एक ब्रॉड क्रिस्टेड वियर में आपको अलग फॉर्मूला देखने को मिला है,
अदरवाइज हर जगह हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो रेक्टेंगुलर क्रेस्टेड वियर का होता है। ठीक है, ओके। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है वेंटिलेशन ऑफ वियर। डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस डायग्राम में मैंने आपको ध्यान दिया होगा। तो ये आपका जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं वियर। ठीक है, ये जो आपको हैश पोर्शन दिख रहा है वियर है, जो कि कंक्रीट या मैसनरी का बना होता है। इसके अप स्ट्रीम साइड में वाटर स्टोर होता है और इसके डाउन स्ट्रीम साइड में वाटर जाता है। ठीक है, ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है इसी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हेड। ठीक है, जो कि दिखाता है कि आपकी क्रीस्ट के कितने ऊपर तक वाटर का लेवल है, और यही वाटर का लेवल ओवर दी फ्लो करते हुए नीचे गिरता है डाउन स्ट्रीम साइड में, जिसको हम लोग बोलते हैं नेपी। ये जो शीट ऑफ वाटर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेपी। ठीक, ये सब मैंने आपको बताया था। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आप देखोगे तीन अलग अलग केस। अब ये तीन अलग अलग केस क्यों बन रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान समझिएगा। जब वाटर फ्लो करती है तो वाटर फ्लो करने के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जो एयर बबल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, देखिएगा, एयर बबल्स इंट्रैप हो जाते हैं। कहाँ इंट्रैप होंगे, ये इंट्रैप हो जाते हैं बिलो दी नेपी। ठीक है, नेपी क्या होता है आपको बताया था, जब डाउनस्ट्रीम साइड में वाटर जाता है तो उस समय क्या होता है कि उस समय जो आपका शीट ऑफ वाटर होता है, जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको शीट ऑफ वाटर देखने को मिल रहा होगा ये। ठीक है, इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं नेपी। ठीक है, तो ये जो नेपी है इसके नीचे आपका कुछ एयर बबल्स इंट्रैप कर जाते हैं, और ये एयर बबल्स जो होते हैं ये अब ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू करते हैं, ट्रैवल। ट्रैवल किसके हेल्प से, नेपी की सहायता से ये ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। और जब इनका ट्रैवलिंग स्टार्ट होता है तो ट्रैवलिंग की वजह से पैदा होता है नेगेटिव प्रेशर। और ये आपने पढ़ा होगा फिल्टर वगैरह जब पढ़े होंगे सेडिमेंटेशन वगैरह में, तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि नेगेटिव प्रेशर जो होता है वो बहुत ही डेडली होता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर आपका प्रेशर जो काम करता है उसका ठीक उल्टा काम करता है, ये ड्रैग करने का काम करता है। ठीक है, अब होगा क्या कि जब एयर बबल ये क्रिएट हो गया है नेपी के नीचे, यानी यहाँ पे आपके एयर बबल क्रिएट हो गया है, अब ये जाएंगे और ये यहाँ पे डाउनस्ट्रीम साइड में इकट्ठा होने लगेंगे। ठीक है, इस पोर्शन में इकट्ठा होने लगेंगे, और जब इकट्ठा होने लगेंगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। और जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो ये नेगेटिव प्रेशर इस नेपी को खींचना शुरू करेगा डाउनस्ट्रीम साइड के वॉल की तरफ, यानी कि इस तरफ। ठीक, और जब ऐसा होगा तो ऐसा होने की वजह से आपका जो नेपी है वो धीरे धीरे करके डाउनस्ट्रीम साइड की वॉल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में डिस्चार्ज तो बढ़ जाता है, लेकिन डिस्चार्ज बढ़ने के साथ साथ ये जो वाटर है ये आपके डाउनस्ट्रीम साइड की वॉल से बार बार टकराएगा, और जब बार बार टकराएगा तो उससे आपकी जो वॉल है वो डैमेज हो सकती है। इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज से बचने के लिए हम लोग वेंटिलेशन करते हैं, और जो डाउनस्ट्रीम साइड की वॉल होती है उसके पास हम लोग वेंटिलेटर पाइप डाल देते हैं। ये वेंटिलेटर पाइप इस एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड एयर को रिमूव करने का काम करता है और इसके नीचे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं होने देता है। अगर मान लीजिए कि हमने वेंटिलेशन पाइप बहुत अच्छे से प्रोवाइड की है और बहुत बढ़िया से वेंटिलेशन हो रहा है, तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, और उस कंडीशन में जो आपकी नेपी बनती है उसको बोलते हैं फ्री नेपी, और इसमें डिस्चार्ज वही आना चाहिए जो कि आप फॉर्मूले से निकालते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपने ज्यादा अच्छे से वेंटिलेशन नहीं किया, एक ही दो पाइप डाली है, उससे उतना बढ़िया वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, तो कुछ अमाउंट में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। और जब कुछ अमाउंट में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो कुछ अमाउंट में ये जो नेपी है वो डाउनस्ट्रीम की साइड में खिंच जाएगी। आप देख लोगे यहाँ पे नेपी काफी दूर से जा रही है, लेकिन यहाँ पे नेपी क्या आ गई पास, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 पाइप डाली थी, यहाँ मैंने एक ही पाइप डाली वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ पास आ जाएगा, और इस कंडीशन में जो डिस्चार्ज होता है वो डिस्चार्ज बढ़ जाता है 6 to 7%। ठीक है, यानी कि अगर 100 लीटर आना था तो 106 से 107 लीटर वाटर यहाँ पे आएगा, क्योंकि अब वो ज्यादा बह रहा है। इसी तरह से अगर मैंने वेंटिलेशन के लिए पाइप डाली ही नहीं, तो जब डाली ही नहीं तो वहां क्या होगा, नेपी डाउनस्ट्रीम साइड की वॉल के बहुत पास आ जाएगी, और जब बहुत पास आ जाएगी तो वो लगातार दीवार को स्ट्राइक करेगी, और इस वजह से डिस्चार्ज ही बढ़ जाता है। और डिस्चार्ज कितना बढ़ जाता है, 25 से 30% तक बढ़ जाता है। तो यहाँ डिस्चार्ज बढ़ तो रहा है, लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर लगातार डैमेज हो रहा है, और जब स्ट्रक्चर लगातार डैमेज होता है तो वो हम नहीं चाहेंगे। थोड़ा डिस्चार्ज कम मिले, थोड़ा सामान कम मिले चलेगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर टूटने लगेगा तो फिर से हमें बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली चीज है। तो इसलिए कोशिश यही की जाती है कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट ना हो, और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट ना हो इसलिए वेंटिलेशन ऑफ वियर किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, तो ये डाउनस्ट्रीम साइड में जो वॉल होती है वियर की, वहां पर हम लोग वेंटिलेशन पाइप डालते हैं। ये वेंटिलेशन पाइप परफोरेटेड होती हैं, छोटे छोटे वाइड्स होते हैं, और ये जो वाइड्स होते हैं एयर बबल्स को रिमूव करने का काम करते हैं। तो उसके बेसिस पर आपको फ्री नेपी, डिप्रेस नेपी और क्लिंजिंग नेपी के बीच का डिफरेंस बता दिया, किसमें डिस्चार्ज कितना बढ़ता है ये बता दिया, और कौन सा सबसे डेडली होता है। तो क्लिंजिंग नेपी सबसे डेंजरस होता है, ये हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा क्रिएट हो, क्योंकि डिस्चार्ज तो ज्यादा देगा आपको, लेकिन आपके स्ट्रक्चर को अच्छा खासा डैमेज भी ये पहुंचा देगा। तो ये आपकी कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है,
कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपका इस चैप्टर को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल करिएगा, कोशिश करिएगा कैलकुलेटर लेके बैठिए, मैं इधर इनपुट करूंगा, आप उधर इनपुट करिएगा और आंसर कैलकुलेट करिएगा, ठीक, और मैच कर लीजिएगा कि आपने सही किया है गलत किया है। अब आपके सामने एक रेक्टेंगुलर नॉच का क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर नॉच के क्वेश्चन में कहा है कि जो नॉच है उसकी लंबाई 2 मीटर है, हेड 300 mm है, CD 0.6 है, तो बताइए कि उस नॉच से फ्लो करने वाले डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर नहीं बन सकता, ठीक। अब चूंकि रेक्टेंगुलर नॉच है तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q is equal to 2/3 CD into L into under root of 2G into H to the power 3/2, ठीक। 2/3 CD कितना है 0.6, लेंथ कितना है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2G, 2 इंटू 9.81। याद रखिएगा ये अंडर रूट ऑफ 2G की वैल्यू आती है 4.42, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करेगा। कितनी होती है अंडर रूट 2G को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 4.42, इसको रख लीजिएगा, ठीक। इंटू H, H है आपका 300 mm यानी कि 0.3 मीटर का होल बाई 3/2। इसको मैंने सॉल्व किया और जब सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है 0.58 मीटर क्यूब पर सेकंड। सिंपल एज दिस। ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत कहाँ आएगी, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आपको इसका पावर निकालने में आएगी और इसकी वैल्यू निकालने में आएगी, तो इसको तो याद ही कर लीजिए, ठीक है। और बाकी 3/2 पावर कैसे निकालते हैं, इनके कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो क्या हो गया h 3/2 में क्या लिख सकता हूँ h इंटू अंडर रूट ऑफ h, ठीक है। तो 0.3 इंटू अंडर रूट ऑफ 0.3 आ जाएगा, अंडर रूट 0.3 आप निकालेंगे आराम से, ठीक। तो इस तरह से आप अप्रोच लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव करना आसान होता है। ये सब जो चैप्टर्स होते हैं इसमें आपका न्यूमेरिकल अप्रोच देखा जाता है, क्योंकि पता है फॉर्मूला तो एक ही फॉर्मूला है, उसी को यूज करना है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सबसे है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना है, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ट्रायंगुलर नॉच का है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि जो नॉच एंगल होता है, नॉच एंगल क्या होता है, ये होता है नॉच एंगल, ठीक है। थीटा ये कितना है, ये 60 डिग्री है। h यानी कि हेड ऑफ द वाटर क्या है, अब ऑफ द क्रिस्ट 0.3 मीटर है, CD 0.6 है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.6 है, तो आपको डिस्चार्ज उस ट्रायंगुलर नॉच से कितना फ्लो हो रहा है ये कैलकुलेट बताना है। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगुलर नॉच है तो ये हो जाएगा आपका 8/15 CD into अंडर रूट ऑफ 2G into tan थीटा बाई 2, ठीक है, into h to the power 5/2। तो सिंपल बस वैल्यू पुट करनी है, 8/15, CD की वैल्यू है 0.6, अंडर रूट ऑफ 2G, तो मैं सिंपल यहाँ पे अब यूज कर ले रहा हूँ 4.42, याद रखिएगा अंडर रूट ऑफ 2G वैल्यू होती है 4.42 into tan 30 डिग्री into h कितना है, h आपका 0.3, तो 0.3 to the power 5/2। इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा मैं 0.3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 0.3, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करिएगा, ऑब्जेक्टिव में भाई यही जरूरी है, आता सबको है, सॉल्व कौन कर लेना है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ रहा है 0.039 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, सिंपल है। तो इसमें यहाँ पे इस पॉइंट को सॉल्व करना ही गेम था, जो इतना कर ले गया उसका आंसर आगे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आंसर आराम से आ जाएगा। बताइए क्लियर है या फिर नहीं, आराम से बताइए। अब आपके सामने जो क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे सामने एक वी नॉच वियर है और ये वी नॉच वियर कैसा है, ये वी नॉच वियर राइट एंगल है, यानी कि जो नॉच एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है CD की वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.62 है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर। अब मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर क्या होता है कि बेड से ले करके जो अपर पोर्शन यहां तक का है, इस पोर्शन को बोलते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर, और ये कितना है, ये आपका है 1.3 मीटर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है कि अगर डिस्चार्ज Q 0.25 मीटर क्यूब पर सेकंड है तो बताइए कि नॉच की गहराई कितनी होगी, यानी कि H2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन देखूं तो मैं कह सकता हूं कि H2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H1 माइनस H। H1 की वैल्यू हमको पता है तो हमारा फोकस किस पर अच्छी, H निकालने पे। H है क्या, क्रीस्ट के ऊपर डेप्थ ऑफ वाटर, और ये हमें पता है कि हमारे डिस्चार्ज वाले फॉर्मूले में आता है, ट्रायंगुलर है ना, तो ट्रायंगुलर में क्या हो जाएगा, Q बराबर 8/15 into CD into tan theta by 2 into under root of 2G into h to the power 5/2। अब अगर मैं यहाँ से h निकाल दूँ और इसमें पुट कर दूँ तो मेरे को h2 मिल जाएगा। तो डिस्चार्ज पता है 0.25 बराबर 8/15 CD। अच्छा रेक्टेंगुलर दे करके आप तुरंत वो मत लगाइएगा कि राइट एंगल है तो मैं 1.417 लगा दूँ, नहीं, क्योंकि वहां पे CD की वैल्यू 0.6 थी तब 1.417 आता था, यहाँ पे CD की 0.62 है, तो वो फॉर्मूला आप यूज मत करिएगा, आप जनरल फॉर्मूला ही यूज करिएगा, ठीक है। CD कितना है 0.62 है, ये हो गया आपका 1045 डिग्री, अंडर रूट 2G को मैं सिंपली 4.42 लिख दे रहा हूँ और h to the power 5/2। अब इसका यूज करेंगे आप कैलकुलेटर का
और h की वैल्यू आ जाए। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो h की वैल्यू आप या तो निकाल लोगे या फिर ऐसा क्वेश्चन देगा जितना कॉम्प्लेक्स, लेकिन चूंकि ये एक टाइप है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जब मैंने h की वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये हो गया आपका 0.492 मीटर। ठीक है, थोड़ी सी वैरायटी कवर की है, इतना आसान क्वेश्चन, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी वैरायटी कवर करना जरूरी है। अब यहाँ से सिंपली मैं कह सकता हूँ क्या कि H2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H1 माइनस H। H1 कितना है 1.3 और H कितना है 0.492, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ रहा है ऑलमोस्ट 0.8 मीटर। ठीक है, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन में से एक है, इसलिए नहीं कि ये बहुत यूनिक है, इसलिए क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर सॉल्व करने पे h टू द पावर 5/2 निकालना, और ये 5/2 नहीं है, h टू द पावर 2/5 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको ऐसा करेंगे तो हमें √2/5 करना पड़ेगा, जो कि बिना कैलकुलेटर के नियरली इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये छोटा सा रीजन है, इसी वजह से हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, जल्दी क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि आप फिर सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो लिख दीजिए ओके फटाक से। अभी जो लास्ट क्वेश्चन है वो सिपोलिटी वियर का है। सिपोलिटी वियर क्या होता है, एक ऐसा ट्रेपेजॉइडल वियर जिसका साइड स्लोप 1/4 होता है, उसको सिपोलिटी वियर कहते हैं। उसकी लंबाई 2 मीटर दी हुई है, हेड अबव द क्रिस्ट 1 मीटर दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 8.6 दिया है, तो पूछने पे डिस्चार्ज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जनरली बस ये जानने के लिए पूछा है कि क्या आपको सिपोलिटी वियर का फॉर्मूला पता है। ठीक है, अदरवाइज ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या होता है सिपोलिटी वियर का जो डिस्चार्ज फॉर्मूला होता है, ये वही फॉर्मूला होता है जो कि रेक्टेंगुलर वियर का होता है, यानी कि CD into L into √2G into h to the power 3/2। अब ये क्वेश्चन किसी भी प्री के एग्जाम के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसका डेटा बहुत आसान है। 2/3 into 0.6 into L कितना है 2, √2G क्या होता है 4.42 into h कितना हो गया 1 to the power 3/2, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 3.66 मीटर क्यूब पर सेकेंड, आराम से एज इट इज। देखिए कितना आसान है। बस इसमें क्या है, बस इसमें आपको √2G की वैल्यू अगर पता है तो एकदम स्मूथ है, और √2G की वैल्यू याद कर लीजिए 4.42, कि भाई यूज नहीं चलेगा सर, सॉल्व नहीं हुआ सर, सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू अगर याद हो तो इस क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है जो बिना कैलकुलेटर के आप नहीं निकाल सकते हो, और एकदम आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है नोचेस एंड वियर, उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ओके।